वेलकम बैक टू योर चैनल इजी फैक्ट्स बाय एवी। आज हम देखने जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। क्यों देखने जा रहे हैं? क्योंकि इसमें से भी बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आता ही है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर जाओगे। देखिए, आज हम क्या कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे बोक कंपाउंड्स की, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन कंपाउंड्स की सीमेंट में इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में हम करेंगे एक क्विज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पर होगी। ये देखने के लिए कि आपने टॉपिक कितने अच्छे से समझ लिया है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अच्छा, सीमेंट को अच्छे से समझने से पहले एक छोटी सी स्टोरी पर ध्यान देते हैं। देखिए, सीमेंट का मतलब क्या होता है? सीमेंट का मतलब चिपकाना होता है। बेसिकली इसी वर्ड से सीमेंट का नाम रखा गया है। पहली बात तो ये। अब चिपकाने के लिए आप क्या यूज करते हो? जनरली हमें पेपर चिपकाना है या और कोई चीज चिपकानी है तो ग्लू आप यूज कर लेते हो, टेप आप यूज कर लेते हो, इस तरीके की चीज आप यूज कर लेते हो। लेकिन बात अगर कंस्ट्रक्शन की हो तो यहाँ पर हमारे पास इतनी हल्की चीजें नहीं है। हमारे पास बड़े भारी भारी सामान है जिनको हम बिल्डिंग मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। अब इन्हें चिपकाना है। बिल्डिंग्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऐसा कोई मटेरियल चाहिए जो अलग अलग यूनिट्स जो बिल्डिंग में काम आने वाली है, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली, उनको चिपका सके। जैसे आपकी ब्रिक्स है, दीवार आपको बनानी है, क्या करोगे? आपको ब्रिक लगानी होगी, लेकिन ब्रिक तो अलग अलग यूनिट है। अब इनको चिपकाने के लिए क्या करें? कुछ तो चाहिए होगा, है ना? ऐसे ही आपको कॉलम वगैरह बनाना है तो आपको वहां पर स्टोन लगाना है। फॉर एग्जांपल, स्टोन से मजबूत बन जाएगा कॉलम। ऑब्वियस बात है, स्टोन की स्ट्रेंथ अच्छी होती है ना, तो बनाए बनाया भी करते थे पहले के जमाने में। तो अब क्या करें, उन्हें चिपकाने के लिए आपस में कुछ तो चाहिए हमें। तो ऐसा एक मटेरियल जो इन सबको चिपकाने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है बिल्डिंग मटेरियल्स को, उसे हम बोलते हैं सीमेंट। अच्छा जी, सीमेंट में क्या खासियत होनी चाहिए ये भी देख लिया जाए। अगर इस तरीके कोई मटेरियल हो तो उसमें क्या खासियत होनी चाहिए। तो देखो, जो सीमेंटिंग मटेरियल हमें एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा वो किस तरीके का चाहिए होगा। देखो, एकदम लिक्विड की फॉर्म में अगर होगा तो क्या होगा, आपने डाला गोंद की तरह अगर कोई चीज हुई वो बह के निकल जाएगी। सॉलिड की फॉर्म में हुआ तो क्या होगा, वो जो गैप्स है, जो ब्रिक आप मैसनरी कर रहे हो, एक ब्रिक आपने रखी, दूसरी ब्रिक आपने रखी, यहाँ पर आप चाह रहे हो कि ऐसा मटेरियल जो सॉलिड फॉर्म में उसे, है ना, उसको हम यहाँ पे डालें तो क्या होगा, वो गैप जो होंगे ना बीच के, उसको नहीं फिल कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी कंसिस्टेंसी का मटेरियल चाहिए जो ना तो पूरी तरीके से फ्लूइड हो और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड स्टेट में हो, है ना। तो वो बह भी सके इधर उधर, थोड़ा बहुत मूव भी कर सके, जिससे कि वो जहां क्रैक्स मिल रहे हैं, जहां गैप मिल रहे हैं, उसको भी ऑक्यूपाई कर जाए, और इतना पतला ना हो कि वहां से बह करके निकल जाए। ठीक है, तो अपनी जगह बना रहे, लेकिन अगर कहीं क्रैक्स और गैप्स दिखते हैं तो उसको वो ऑक्यूपाई कर ले। इसके बाद क्या होगा जी, हमें काम करते टाइम तो ऐसा मटेरियल चाहिए, लेकिन बाद में क्या चाहिए? बाद में चाहिए कि बहुत सारा लोड आएगा स्ट्रक्चर का इसके ऊपर, है ना, तो ये बाकी मटेरियल को भी चिपका ले अपने साथ, टूटे ना, बहुत स्ट्रांग बन जाए। तो इसमें स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, मैं कहूँ स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए। फिर मौसम वौसम के अटैक भी इसके ऊपर पड़ेंगे। जहां भी आप इसे लगा रहे हो, वेदर जो है वो तो अपना काम करेगा ही करेगा ना, तो उसके अगेंस्ट वेदरिंग एक्शंस को झेलने के लिए इसमें ड्यूरेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ऐसा एक मटेरियल बने जो टाइम के साथ साथ, शुरुआत में हमने कहा कि एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में हो, जिसमें हम इसको इजीली अप्लाई कर पाए, ठीक वर्केबिलिटी का हो, और धीरे धीरे ये सेट होना शुरू करे, एंड देन ये स्ट्रेंथ गेन करना शुरू करे, और लॉन्ग टर्म में जाते जाते इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती चली जाए। ऐसा एक मटेरियल अगर हम बना लें तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। ऐसा ही मटेरियल बना दिया गया। तो देखिए, इस मटेरियल में क्या खास बातें हैं, उन्हें देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला हम बात करते हैं कि ये बनता किस किस टाइप के मटेरियल से है। तो देखिए, आप दो टाइप के मटेरियल हम यूज करते हैं, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस, है ना। कैलकेरियस मटेरियल क्या होंगे? जो कैल्शियम प्रोवाइड करने का काम करेंगे हमें, जो कि स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से मटेरियल आ गए आपके? लाइमस्टोन आ गया आपका, चौक आ गया आपका, मार्ल आ गया, शेल हो सकती है, ये सब आपके कैलकेरियस आपके टाइप के मटेरियल हैं। दूसरा हमें चाहिए आर्जिलेसियस टाइप का मटेरियल, जो जनरली क्या करता है, सिलिका और एल्यूमिना प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि स्ट्रेंथ भी देता है और साथ साथ सेटिंग वाली जो प्रॉपर्टी है, ताकि जल्दी से सेट हो जाए, सेमी सॉलिड स्टेज में आ जाए और हार्ड हो जाए, है ना। तो उस वाली प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या मिलाने पड़ते हैं? इसमें आर्जिलेसियस कंपाउंड्स मिलाने पड़ते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? आपका क्ले हो सकता है और आपकी शेल हो सकती है। किस फॉर्म में मिलेंगे ये तो हम देख रहे हैं, कैल्शियम को कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, सिलिका सिलिका एल्यूमिना, और ये आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में। अब हम देखते हैं सीमेंट का केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, पर्टिकुलर कौन कौन से कंपाउंड्स यहाँ पर मिलाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है हमारा जो ऑक्साइड्स हम मिला रहे हैं वो कैल्शियम का ऑक्साइड है आपका,
CaO है। क्या फंक्शन सर्व करता है ये? जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो लाइम या जो कैल्केरियस मटेरियल होते हैं वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस देने का काम करते हैं, और अगर इनकी क्वांटिटी घट जाती है तो ये स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट रोल है आपके लाइम का इसमें। तो आपको कितना मिलाना होगा, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी भी इसी की रहेगी, 60 to 65% रहता है आपका लाइम। दूसरा है आपका SiO2 सिलिका। अगर हम कहें तो फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन आप देखिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। सिलिका भी एक मजबूत चीज है तो स्ट्रेंथ देने का काम करता है। लेकिन अगर सिलिका जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये क्या कर देगा, ये स्लो सेटिंग करवाएगा सीमेंट की, यानी सीमेंट जो है आपका वो देर से सेट होगा। सेकेंड मोस्ट यही है, 17 से 25% ये मिलाया जाता है। इसके बाद Al2O3 आपका एल्यूमिना ऑक्साइड। किस चीज के लिए? तो ये सबसे ज्यादा तेज सेट होने वाला आइटम है ना। तो क्विक सेटिंग की जो प्रॉपर्टी देगा सीमेंट को वो यही देगा। अगर ये जरूरत से ज्यादा मिला दिया जाए तो ये क्या कर देगा, आपकी स्ट्रेंथ को लोअर कर देगा। देखिए, सेटिंग और स्ट्रेंथ में डिफरेंस होता है, इसको हम बाद में भी डिटेल से देखेंगे। अभी एक हिंट ले लेते हैं। सेट होना मतलब जो मैंने आपको कहा कि एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी में है, वो पेस्ट की फॉर्म में है ना। तो वो पेस्ट जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में आता है पहले और फिर वो हार्ड हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने स्ट्रेंथ पकड़ ली, बस वो अपनी जगह पर जम गया है, वहां से बह के नहीं निकल रहा, वहां से छूट नहीं रहा। ये कहला सकता है आपका इनिशियल सेट, हम इसको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप उस पर थोड़ा भी जोर डालेंगे तो वहां से वो टूट जाएगा। अगर हम नाखून से भी खरोचने की कोशिश करेंगे ना तो वो वहां से छूट सकता है, हालांकि बह नहीं रहा। तो ये होता है आपका सेट। लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन बाद नाखून से खुरचने की कोशिश करेंगे तो आप अपना नाखून ही वहां पे छोड़ के आएंगे, सीमेंट नहीं निकलेगा। ये होती है उसमें स्ट्रेंथ। तो शुरुआती दौर में हमें क्या चाहिए कि जो आपका पेस्ट है वो क्विकली सेट हो जाए और 1-2 दिन के अंदर हम उसमें से फॉर्म वर्क भी हटा पाए, स्कैफोल्डिंग वगैरह जो हमने लगा रखी है उसको भी हम हटा पाए, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आपका Al2O3 होता है। अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में है तो ऑब्वियस सी बात है, सेटिंग तो ये तुरंत करवा देगा सीमेंट की, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को गिरा देगा, क्योंकि स्ट्रेंथ देनी है किसको, लाइम वाले पोर्शन को। तो इसकी जो क्वांटिटी है हमारे Al2O3 की वो रखी जाती है 3 से 8%। फिर नेक्स्ट है हमारा आयरन के ऑक्साइड जो है। तो ये आयरन ऑक्साइड क्या करने का काम करता है, देखो ये कलर देने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है, जब किल में, भट्टी में जब हम सारे रॉ मटेरियल को, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको जब डालेंगे ना तो उनको फ्यूज करवाने में हेल्पफुल होता है। लोअरिंग टेम्परेचर पर उसको फ्यूज करवा देता है, इसलिए भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाते, 0.5 से लेकर 6% तक इसकी क्वांटिटी रहती है। फिर आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, ये भी कलर लाने का काम करता है कुछ हद तक, और हार्डनेस भी देने का काम करता है। अगर जरूरत से ज्यादा मिला दिया गया है तो ये क्या करवा सकता है, क्रैक्स करवा सकता है, और आपके मोर्टार को या कंक्रीट को ये अनसाउंड करवा देगा। मतलब उसका एक्सपेंशन ज्यादा हो जाएगा, लिमिट से ज्यादा 10 mm लिमिट से ज्यादा एक्सपेंशन हो सकता है, जिससे फर्दर क्रैक वगैरह आएंगे। तो इसकी क्वांटिटी जो रखी जाती है वो 0.5 से 4% तक रखी जाती है। देन हमारा लास्ट है, ये आपको दिख रहे होंगे, इनको हम कंबाइंडली एल्कलीज बोल देते हैं। तो एल्कलाइंस क्या करते हैं एक्चुअली में, सफेद कलर का कई बार आपको देखने को मिलता है कि आपने मैसनरी वर्क किया, प्लास्टर वगैरह किया और उसके ऊपर एक वाइट वाइट सी लेयर आ गई, तो उसको हम इफ्लोरेसेंस बोलते हैं ना। ये डिजायर्ड चीज नहीं है, पर क्या करें, आ ही जाती है अगर एल्कलीज ज्यादा हुए तो, है ना। तो इसकी क्वांटिटी काफी कम रहेगी उसमें, 0.5 से 1.3% तक ही हम इसको रखते हैं, लिमिट करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी रेसिड्यूज है, जानबूझ के नहीं मिलाए जाते हैं, बट मटेरियल्स में आ जाते हैं साथ में, तो इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। पर बात यह है, अब देखिए जितने भी कंपाउंड्स हमने अभी देखे हैं, इन सब का क्या किया जाएगा, जो प्रोपोर्शन है उस प्रोपोर्शन में लिया जाएगा और इसको किल्न में, रोटेरी किल्न जो होती है हमारी, जिसमें हम सीमेंट बनाते हैं, उसमें डाल दिया जाता है। वहां पर काफी हैवी टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाता है मामला। तो वहां पर इसको फ्यूज किया जाता है। फ्यूज करने के बाद में क्या होता है, आपस में रिएक्ट वगैरह करते हैं और लास्ट में आपने देखा होगा क्लिंकर बना लेते हैं। क्लिंकर क्या, छोटे छोटे से इस तरीके की बॉल्स होती है ना। तो वहां से बाहर जो निकलता है वो क्लिंकर की फॉर्म में निकलता है। अब वो जो क्लिंकर है ना, जब इनकी स्टडी की गई, ये क्या भला है, तो वहां पर आपको लाइम और ये वो जितने भी सिलिका है, रेलिविना, ये अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, ये सब कंबाइंड हो गए, इन्होंने केमिकली रिएक्ट कर लिया और कुछ नए कंपाउंड बना दिए। इसकी स्टडी जिन्होंने की थी, R.H. बोग नाम था उनका,
तो उन्हीं के नाम पर इन कंपाउंड्स का नाम जो है वो बोग कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां से क्या क्या बन के निकलता है, एक बार इसको देख लेते हैं। सबसे पहला आपका कहलाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसका फॉर्मूला ये रहा। अच्छा, इसका एक अलग नाम भी है, इसको हम बोलते हैं एलाइट। ठीक है, इसका सिंबल ज्यादातर काम में लिया जाता है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम, देखिए CaO के आगे जो भी लिखा हुआ है उसको तो इसके बेस में लगाते हैं, C3 बन जाएगा, और SiO2 की जगह केवल हम S यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, C3S हम इसे बोल देते हैं। इसी तरीके से आपका डाइकैल्शियम सिलिकेट है, 2CaO.SiO2 होता है, तो इसको बेलाइट भी कहा जाता है। और सिंबल अगर हम करना चाहें तो क्या करेंगे, CO के आगे जो भी लगा हुआ है उसको उसके बेस में लगा दो C के, तो C2 बन गया, और SiO2 की जगह हम S यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपका ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट ये रहा, इसको सेलाइट बोलते हैं, इसका सिंबल बन गया C3A। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है, फेलाइट बोलते हैं, और सिंबल बन गया इसका C4AF। तो ये जो नाम हमने देखे हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट, फेलाइट, इनको भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार C3S और ये सब ना बोल करके इस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना, तो आपको याद होने चाहिए कि इसको क्या क्या बोला जा सकता है। तो ये हमारे बोगस कंपाउंड के नाम हो गए। अब देखते हैं इनका यूज क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, क्वांटिटी अगर देखी जाए तो इसकी 25 to 50% तक हो जाती है, नॉर्मली 40% इसका प्रोपोर्शन बन के आता है। जब क्लिंकर्स फॉर्म होके आते हैं, है ना, बर्न करने के बाद में, तो उसमें लगभग 40% के आसपास क्वांटिटी रहती है आपकी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि ये बेस्ट सीमेंटिंग मटेरियल माना जाता है, क्लिंकर को इजीली ग्राइंड भी करवाने में हेल्प करता है, और फ्रीजिंग एंड थॉइंग वाली प्रोसेस के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। देखिए, फ्रीजिंग एंड थॉइंग टर्म आपने कई बार सुना होगा, होता क्या है, पहले हम जनरल बात करते हैं। आइस और वाटर में से वॉल्यूम किसका ज्यादा होता है? जैसे फॉर एग्जांपल, आपने एक बोतल पानी भर करके रखा, पूरा भर के रख दिया, प्लास्टिक की बोतल आपने ली और पूरा उसको नेक तक भर के, एकदम जगह नहीं छोड़ी आपने, उसको भर के रख दिया फ्रीजर के अंदर। ठीक है, सुबह आप देखेंगे उसमें पूरे में आइस जम जाएगी। क्या देखने को मिलता है हमें? बॉटल जो है वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाती है, फूल जाती है, उसका शेप बिगड़ जाता है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? आइस का जो वॉल्यूम है वो पानी से ज्यादा होता है, इसको ध्यान रखें आप। 7%, 6 से 7% के करीब इसका वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब क्या होगा, बॉटल की जगह हम बात करते हैं कंक्रीट की। तो कंक्रीट क्या है, पोर्स है ना, इसमें पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, वॉइड्स होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम ऐसी लोकेशन पर हैं जहां पर टेम्परेचर इतना गिर जाता है कि वहां पर बर्फ जम जाती है, तो क्या होगा, आपके कंक्रीट के पोर्स में जो भी मॉइस्चर होगी वो क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे आने पे जम जाएगी। जम जाएगी तो क्या करेगी, वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगी, और बर्फ में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। ठीक है, जैसे ही इस वॉइड में जितना पानी आ सकता था वो आ चुका था, अब वो कन्वर्ट हो गया आइस के अंदर। तो आइस के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है वो फोर्स लगाएगा, टेंसाइल फोर्स जनरेट करेगा, वो अंदर आपके उस मटेरियल के स्ट्रक्चर में, है ना, धक्का मारेगा इस तरीके से सारे वॉइड्स जो है वो खुलने की कोशिश करेंगे। तो जब ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक चलता है, बार बार बर्फ बनती है और वो कुछ फोर्स लगाती है, फिर वो पिघल जाती है, फिर वापस से जमती है, फिर वो कुछ फोर्स लगाती है, तो इस तरीके से रिपीटेडली जब फोर्स लगता है कंक्रीट में अंदर, तो क्या होता है, वहां पर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, आपका मटेरियल जो है वो वीक पड़ना शुरू हो जाता है ना। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोसेस बोलते हैं। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो इसके लिए भी आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करता है। हाइड्रेट रेपिडली होता है ना, पानी के संग रिएक्ट काफी तेजी से करता है, और जो शुरुआत की जो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है, अर्ली स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट की, वो आपको आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही दिलवाता है। तो मेनली यहाँ पे देखो, देख रखा है कि 7 डेज जो स्ट्रेंथ होती है, इसको हमें ध्यान से देखना है कि 7 दिन की जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है और हार्डनेस होती है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, आपका C3S है। और इसके बाद लास्ट में हम देखें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करें तो लगभग 500 जूल पर ग्राम हीट ऑफ हाइड्रेशन ये रिलीज करता है। सेकंड है आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S। सी है तो स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा, कब देगा ये देखने वाली बात है। 25 to 40% होता है, नॉर्मली 32% के आसपास ये रहता है यहाँ पर। अच्छा, तो मैंने कहा कि सी है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ तो देगा, लेकिन देगा कब, काफी लंबे टाइम के बाद में। तो ये जो है इसका हाइड्रेशन पानी से इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करता, धीरे धीरे ये रिएक्ट करता है, धीरे धीरे हाइड्रेट होता है, और लॉन्ग टर्म में जो स्ट्रेंथ मिलती है सीमेंट को, वो आपकी C2S की वजह से ही मिलती है। जो कहा जाता है कि सीमेंट जो है वो 1 साल और उसके बाद तक भी स्ट्रेंथ गेन करता है, तो वो जो महीनों और सालों तक जो स्ट्रेंथ गेन हो रही है वो C2S की वजह से हो रही है। अच्छा,
ये क्या करता है, सल्फेट अटैक जो होता है कंक्रीट पर या सीमेंट पर, उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस क्रिएट करवाता है, यानी कि सल्फेट अटैक से लड़ने की ताकत देता है आपके सीमेंट को और स्ट्रक्चर को। सल्फेट अटैक क्या होता है इसको हम देखेंगे डिटेल में एक अलग वीडियो में। अभी मैं हल्की सी बात कर लेता हूं। सल्फेट के जो आयंस होते हैं वो C3A के साथ मिलकर के कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि सीमेंट को या आपके कंक्रीट में क्रैक वगैरह इस तरीके की चीजें लाने की कोशिश करता है, तो उसी को हम सल्फेट अटैक कहते हैं। अगर हम C2S की क्वांटिटी बढ़ा दें तो क्या होगा, C2S की क्वांटिटी बढ़ाने के बाद में स्ट्रेंथ तो मिलेगी, लेकिन सारी की सारी कब मिलेगी, लेटर ऑन स्टेज पे मिलेगी। अर्ली स्ट्रेंथ जो है सीमेंट की वो खत्म हो जाएगी। दूसरा ये होगा कि वो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ना, क्योंकि स्लोली रिएक्ट करता है, धीरे 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 ये पानी के संग रिएक्ट करता है, तो धीरे 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 जो है वो हीट बाहर निकलती है हाइड्रेशन वाली, तो एक कम जो है मतलब आपकी सीमेंट की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उसको भी काफी हद तक रिड्यूस कर देगा। अच्छा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी देता है, 260 जूल पर ग्राम, सबसे कम यही देता है। थर्ड हमारा है C3A, 5 to 11% रहता है जनरली, और नॉर्मली अगर देखें तो 10.5% के आसपास ये निकल कर आती है इसकी क्वांटिटी। एल्यूमिना वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो सीमेंट में क्विक सेटिंग वाली प्रॉपर्टी होती है ना, हमने पेस्ट बनाया, पेस्ट बनाने के बाद में जल्दी से हम चाहते हैं कि सेट हो जाए, बह नहीं इधर उधर निकल ना जाए कहीं, सेट हो जाए, वो वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपका C3A लेकर के आता है सीमेंट के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये। अच्छा, इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करें, बहुत जल्दी अगर आपका सीमेंट सेट भी होने लगा तब भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। आपने मसाला बनाया, आपने कंक्रीट बनाई, अभी इसको प्लेस करने में टाइम तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ी है बनाते ही तुरंत जो है आपका मिस्त्री जो है वो दीवार बना के खड़ी कर देगा, ऐसा तो है नहीं। तो टाइम चाहिए वहां पर, हमें चाहिए कि वो कंसिस्टेंसी जो है वो सीमेंट की बनी रहे, वो पेस्ट की फॉर्म में बना रहे, इतनी जल्दी से सेट ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वर्केबल रहे उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से 3% जिप्सम जो है वो मिलाया जाता है सीमेंट के क्लिंकर्स में। जब उसकी ग्राइंडिंग करते हैं क्लिंकर की, तो वहीं पर हम 2 to 3% ऑफ जिप्सम उसमें मिला देते हैं। अच्छा जी, तो अभी तक हमें समझ में आ ही गया कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनिशियल जो सेट होगा सीमेंट आपका किसकी वजह से होगा, C3A की वजह से। पानी से बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है इसकी वो काफी ज्यादा होती है, या मैं कहूँ सबसे ज्यादा होती है। वॉल्यूम चेंज करवाने की कैपेसिटी, और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो क्रैक्स आते हैं, इसकी कैपेसिटी भी आपका C3A रखता है अगर क्वांटिटी इसकी ज्यादा कर दी जाए तो। C3A की क्वांटिटी बढ़ाने के क्या क्या नुकसान, सेटिंग टाइम को काफी कम कर देगा, और आपके जो सल्फेट अटैक जो होने वाला है, क्योंकि मैंने कहा था वहां पे सल्फेट आयंस जो होते हैं वो C3A से रिएक्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा C3A मिलेगा, सल्फेट अगर मिलता है आपके किसी भी तरीके से सॉइल में या आपके एग्रीगेट्स में या वाटर में, तो C3A ऑलरेडी वहां अवेलेबल होगा और सल्फेट अटैक वाली पूरी रिएक्शन ये क्रिएट कर देगा, है ना। तो इस तरीके से वीक कर सकता है आपकी कंक्रीट को, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बेटर आती है C2S और C3S की वजह से। इसका प्रोपोर्शन अगर बढ़ता है तो उनका प्रोपोर्शन कम होगा। CSH जेल जो हमारा बनता है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सीमेंट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ेगा। तो इतना ही चाहिए हमें, 5 से 11% के आसपास, जो इनिशियल सेटिंग वाला काम हमारा हो जाए। हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी 865 जूल पर ग्राम है, सबसे ज्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, C4AF के नाम से जानते हैं, 8 to 40% रहता है, और नॉर्मली ये 9% के आसपास, सबसे कम जो है वो इसी की क्वांटिटी होती है। ए यहाँ पर है तो देखो, मैंने कहा था ए वाले का काम क्या है, एल्यूमिना वाले का काम रिएक्ट करना तेजी से, और इनिशियल सेट में तो जिम्मेदार होगा ही सही, तो फ्लैश सेट के लिए जिम्मेदार है। हीट देता है लेकिन उतनी नहीं देता, क्योंकि क्वांटिटी भी इसकी कमी है वैसे देखा जाए तो। और सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा वीक है, वैसे बहुत ज्यादा काम की चीज है नहीं सीमेंट में, लेकिन बनता है तो क्या कर सकते हैं, बनेगा तो बनेगा ही सही, है ना। तो सीमेंटिंग भी जो वैल्यू है इसकी वो पुअरेस्ट होती है, और अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए तो क्या करेगा, स्ट्रेंथ को ये घटा देगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो 420 जूल के आसपास इसकी रहती है। अच्छा, अभी जो हमने देखा बोगस कंपाउंड, सारे के सारे इनकी प्रॉपर्टीज देखी, यहाँ से कई बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है, या फिर ये किस सीक्वेंस में स्ट्रेंथ गेन करते हैं वो आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, हमने वैसे देख लिया, एक बार आपकी क्विक रिवीजन के लिए हम देख लें, तो सबसे पहले जो है हाइड्रेशन का सीक्वेंस देखते हैं। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन कौन निकालता है, नंबर 1 पे आपका C3A है, हाईएस्ट देता है। सेकंड नंबर पर आपका C3S आता है। थर्ड नंबर पर आपका C4AF आता है, और लास्ट में सबसे कम जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो आपका
C2S देता है। अच्छा, इसका अगर हम सीक्वेंस देखें स्ट्रेंथ गेन का या हार्ड होने का, या कुल मिलाकर भी कहते हैं कि किस सीक्वेंस में ये पानी के संग रिएक्ट करके हाइड्रेट होते हैं ना, तो वही सीक्वेंस इसके स्ट्रेंथ गेन का भी होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, क्विकली पानी के संग रिएक्ट कौन करता है, आपका C3A करता है। सबसे पहले आपका C3 आता है, उसके बाद में C3S आता है, देन आपका C4AF, क्योंकि यहाँ पर A है तो थोड़ा उससे तेज है ना। हालांकि ये नहीं है कि ये स्ट्रेंथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो तो हमने देख लिया कि कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन गेन करने की, स्ट्रेंथ गेन करने की और हाइड्रेट होने की प्रोसेस में तो ये थर्ड नंबर पे आता ही है। और लास्ट में आपका जो है C2S, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है, कुछ महीनों बाद से स्टार्ट होती है और उसके बाद सालों तक, कुछ साल तक ये चलती रहती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस दोनों ही आपको याद रखने हैं। बहुत बार इन्हीं में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आ जाते हैं हम क्विज पर। तो देखिए, जो भी हमने पढ़ा है और ये प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है एक्चुअली में, देखते हैं आप इन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल हमारा, विच कंपाउंड इन सीमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है उसको, उसके लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा C3A बोल दें। C3A नहीं, यहां पर है C3S, क्योंकि ये आप ध्यान रखें कि यहां पर स्ट्रेंथ पूछी गई है, सेट नहीं पूछा गया है ना। स्ट्रेंथ और सेटिंग में हमने डिफरेंस देखा था इसी लेक्चर में, है ना। तो स्ट्रेंथ अगर पूछा जाए इनिशियली तो वो C3S देता है, और अगर सबसे जल्दी हार्ड कौन होता है अगर ये पूछ लिया जाए तो वो C3A होता है। चलिए, इसका सही जवाब है हमारा C3S। सेकंड क्वेश्चन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन किसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये जस्ट अभी हमने एक सीक्वेंस देखा है, इसमें C3A की जो है आपके सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो सीमेंट में आती है वो किसकी वजह से आती है। तो वो हम देख चुके हैं, सबसे स्लो ये हाइड्रेट होता है और बहुत लंबे टाइम तक इसकी रिएक्शन चलती रहती है, दैट्स व्हाई लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ जो है वो C2S की वजह से आती है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्रीजिंग द कंटेंट ऑफ विच कंपाउंड इन सीमेंट डिक्रीज रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सल्फेट अटैक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने का काम करता है। इसका जवाब आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। हमने तो देख लिया डिटेल में, ठीक है। तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आए, इसका मतलब आपको टॉपिक समझ में आया। और अगर टॉपिक समझ में आया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक और आंसर को कमेंट, और वीडियो को शेयर भी कर दें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।